नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज साइंस और टेक में हम लोग 7वां चैप्टर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा चैप्टर भी है ये, तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो 2 वीडियो में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो सबसे पहले भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंकोस्पार INCOSPAR इसका शॉर्ट फॉर्म है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इंकोस्पार भी बोल सकते हैं, की गठन से हुई थी। इसी वर्ष तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन जो है यानी TERLS टल्स पर भी कार्य शुरू किया गया। तो 1962 में जो है इंकोस्पार का गठन होता है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, और इसी वर्ष जो है तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है यानी टल्स पर भी कार्य शुरू होता है। अब देखते हैं, इंकोस्पार के स्थान पर 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन किया गया। तो वही इंकोस्पार जो है 15 अगस्त 1969 को इसरो बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जून 1972 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग DOS के अधीन लाया। तो जून 1972 में सारे पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो जून 1972 में जो है भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का जो है स्थापना करता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की जाती है, और इसरो को जो है अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ही लाया जाता है। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले इस स्थापना कब होती है, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्र की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग करना है। इसके अलावा इसकी जो है इसरो की गतिविधियाँ इसके अध्यक्ष द्वारा निर्देशित होती हैं। तो इसरो की गतिविधियाँ जो हैं इसके अध्यक्ष द्वारा निर्देशित होती हैं, और जो अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। तो इसरो के जो अध्यक्ष होते हैं वो अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। इसरो के विभिन्न प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र एवं इकाइयाँ, इसके बारे में जान लेते हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र सबसे पहला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम। तो यह प्रक्षेपणयान प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार संस्था है। तो यह जो है प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसके द्वारा PSLV, GSLV MK3 पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन यानी RLV आदि का विकास किया गया है। तो VSSC के द्वारा PSLV, GSLV MK3 और RLV आदि का विकास किया गया है। दूसरा है UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC बेंगलुरु। तो ये बेंगलुरु में है, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में था और URSC जो है बेंगलुरु में है। इसके द्वारा उपग्रहों का डिज़ाइन एवं विकास किया जाता है। तो इसके द्वारा उपग्रहों का डिज़ाइन तैयार किया जाता है और विकास किया जाता है। पहले इसे इसरो सैटेलाइट सेंटर यानी ISAC के नाम से जाना जाता था। पहले इसका क्या नाम था, इसरो सैटेलाइट सेंटर ISAC। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC कर दिया गया। इसे अब तक 100 से अधिक उपग्रहों के निर्माण करने का गौरव प्राप्त है। अभी तक URSC जो है 100 से अधिक उपग्रहों का निर्माण कर चुका है। आगे का पॉइंट देखते हैं। एक बार ये देख लेते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC के बारे में, जो कि श्रीहरिकोटा में है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC, यहाँ पर उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों का एकीकरण और प्रक्षेपण जो है किया जाता है। तो यहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है जो है उपग्रह। इस केंद्र में 2 लॉन्च पैड है
जहाँ से PSLV और GSLV के रॉकेट लॉन्चिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। तो यहाँ पे कितने लॉन्च पैड हैं? 2 लॉन्च पैड हैं जहाँ से PSLV और GSLV के रॉकेट जो है लॉन्चिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके द्वारा लॉन्च वाहन कार्यक्रमों के लिए ठोस प्रणोदक बूस्टर का उत्पादन भी किया जाता है। तो लॉन्च वाहन कार्यक्रमों के लिए ठोस प्रणोदक बूस्टर का भी उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो LPSC तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र, इसके द्वारा इसरो के प्रक्षेपण वाहनों के लिए तरल प्रणोदक चरणों को एवं क्रायोजेनिक चरणों का विकास किया जाता है। इस केंद्र के 2 परिसर क्रमशः वलियामाला यानी तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। तो LPSC यानी तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र के लिए जो है 2 परिसर हैं, एक वलियामाला तिरुवनंतपुरम में और बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला है 5वां अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC अहमदाबाद। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC अहमदाबाद, इसके द्वारा संचार और रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के लिए सेंसर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पहलुओं पर कार्य किया जाता है। तो इसके द्वारा जो है संचार और रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के लिए सेंसर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पहलुओं पर काम किया जाता है। 6ठा है राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र यानी NRSC, हैदराबाद में है ये। तो कहाँ पे क्या स्थित है ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र NRSC ये कहाँ पे है? इसके द्वारा दूर संवेदी उपग्रहों से प्राप्त डेटा का प्रसंस्करण और प्रसार किया जाता है। अब 7वां है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इसके द्वारा इसरो के सभी भू स्थिर उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी MCF के द्वारा इसरो के सभी भू स्थिर जो उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। इसके 2 परिसर क्रमशः कर्नाटक एवं भोपाल में स्थित हैं। इसके 2 परिसर हैं, एक कर्नाटका में है और एक भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि अहमदाबाद में है। यह अंतरिक्ष विभाग की एक स्वायत्त इकाई और एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। तो अंतरिक्ष विभाग की एक स्वायत्त यानी स्वतंत्र और प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। यह संस्थान खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, ग्रह विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के से संबंधित विषयों में अनुसंधान कर रहा है। यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेते हैं। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ACL बेंगलुरु, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ACL बेंगलुरु के बारे में। तो यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। तो ACL जो है ये अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1992 में भारत सरकार द्वारा इसरो द्वारा विकसित अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और वाणिज्यिक दोहन के लिए किया गया था। तो इसका विकास जो है 1992 में किया गया था एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जो कि बेंगलुरु में है। यह इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो ये इसरो का जो है वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। अब 10वां है, यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई, ये 9वां होगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 6 मार्च 2019 को की गई। तो कब इसकी स्थापना की गई? 6 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। या अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाना है। ये हो गया। यहाँ पे कुछ शाखाएँ संस्थाएं दी गई हैं और कहाँ पे स्थित है वो हम लोग देखेंगे। तो प्रमुख संस्थाएं तथा उनकी स्थान। संस्थान क्या है? IIRS, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। ये कहाँ पे है? देहरादून। IIRS, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है देहरादून में है। इसरो कहाँ पे है? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु कर्नाटका में है। SDSC यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। LPSC यानी द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र, ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु, वलियामाला केरल, दोनों जगह इसके स्थिति है। अगला है
ISTARAC यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड केंद्र, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। IUCAA कहाँ पे है? यानी खगोल शास्त्र और खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, IUCAA ये पुणे में स्थित है। IUAC अंतर विश्वविद्यालय त्वरण केंद्र, ये नई दिल्ली में स्थित है। URSC UR राव उपग्रह केंद्र, तो बताया गया बेंगलुरु में है। टल्स यानी थुम्बा भूमध्य रेखी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा भूमध्य रेखी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरल में। ये हो गया। अब विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियाँ देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष एजेंसी और संबंधित देश, नासा कहाँ का है? तो ये USA का है, अमेरिका का। CNSA चीन का है। इसरो भारत का है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA जो है यूरोपीय संघ का है। JAXA जो है ये जापान का है, ध्यान रखिएगा, JAXA जापान का। रॉसकॉस्मॉस जो है ये रूस का है, रॉसकॉस्मॉस रूस का हो गया। JAXA जो है जापान का हो गया। ESA यूरोपीय संघ का हो गया। इसरो भारत का हो गया। CNSA चीन का हो गया और नासा USA का हो गया। 2024-25 में विश्व के प्रमुख देशों द्वारा लॉन्च किए गए प्रमुख उपग्रह या अंतरिक्ष मिशन, ये देखेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका, तो 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया प्रक्षेपण यान जो है फैल्कॉन 9 के थ्रू। उपग्रह का नाम था पेस। तो इसका उद्देश्य क्या था? महासागर व जलवायु अध्ययन, तो इसका उद्देश्य था। तो पेस उपग्रह को प्रक्षेपण यान फाल्कॉन 9 से प्रक्षेपित किया गया। कब? 8 फरवरी 2024 को अमेरिका द्वारा। और इसका कार्य क्या था? उद्देश्य क्या था? महासागर व जलवायु का अध्ययन करना। अब अमेरिका द्वारा अगला जो है प्री फायर, उपग्रह का नाम है प्री फायर। ये इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया 25 मई 2024 को और इसका उद्देश्य था पृथ्वी की ऊष्मा ऊर्जा का अध्ययन करना। तो पृथ्वी की ऊष्मा ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? प्री फायर। किस प्रक्षेपण यान द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा। किस तिथि को? 25 मई 2024 को। किस देश द्वारा? तो अमेरिका द्वारा। अगला है यूरोप। तो यूरोप ने 28 मई 2024 को फैल्कॉन 9 प्रक्षेपण यान द्वारा अर्थ केयर उपग्रह प्रक्षेपित किया, जिसका उद्देश्य था बादल व जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। तो यूरोपीय एजेंसी द्वारा 28 मई 2024 को अर्थ केयर उपग्रह प्रक्षेपित किया गया फाल्कन 9 द्वारा, जिसका उद्देश्य था बादल व जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करना। अगला फिर आता है अमेरिका, जो कि 25 जून 2024 को फाल्कन हैवी प्रक्षेपण यान द्वारा गोज 19 या गोज यू उपग्रह को प्रक्षेपित करता है, जिसका उद्देश्य था मौसम पूर्वानुमान उपग्रह। तो इसका उद्देश्य था मौसम पूर्वानुमान लगाना। इसी प्रकार का ये उपग्रह था गोज 19 या फिर गोज यू, जो कि फैल्कन हैवी प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था 25 जून 2024 को। अब जापान द्वारा यानी जाक्सा द्वारा 1 जुलाई 2024 को H3 रॉकेट तो जापान जाक्सा द्वारा 1 जुलाई 2024 को H3 रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा एल्कोस 4 को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी अवलोकन व आपदा निगरानी। तो जापान के जाक्सा द्वारा एल्कोस 4 उपग्रह को लॉन्च किया गया H3 रॉकेट द्वारा 1 जुलाई 2023 को, जिसका उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन व आपदा निगरानी करना था। यूरोप USA द्वारा 5 सितंबर 2023 को बेगा सी उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा सेंटिनेल-2C का जो है को प्रक्षेपित किया गया। पृथ्वी अवलोकन इसका उद्देश्य था। तो USA द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? सेंटिनेल-2C, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी अवलोकन, और ये बेगा सी प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया 5 सितंबर 2024 को। आगे देखते हैं, यूरोप का ही अगला है USA का। 5 सितंबर 2024 को ही बेगा सी द्वारा सेंटिनेल-1C जो है प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य राडार आधारित पृथ्वी अध्ययन था। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसके पहले क्या था? इसके पहले जो है 5 सितंबर को ही बेगा सी द्वारा ही सेंटिनेल-2C जो है प्रक्षेपित किया गया था, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी अवलोकन, और ये सेंटिनेल-1C भी उसी समय प्रक्षेपित किया गया 5 सितंबर को ही, जिसका कार्य था रडार आधारित पृथ्वी अध्ययन। अब रूस द्वारा
21 नवंबर 2024 को सोयूज़ 2 के प्रक्षेपण यान के तहत प्रोग्रेस SMS 29 ये उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसका उद्देश्य आपूर्ति ISS मिशन था। तो रूस का 21 नवंबर 2024 को सोयूज़ 2 प्रक्षेपण यान के तहत प्रोग्रेस SMS 29 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य आपूर्ति ISS मिशन था। अब रूस के द्वारा ही 25 दिसंबर 2024 को रिजर्व PS उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। सोयूज़ 2 के द्वारा पृथ्वी चित्रण उपग्रह इसका उद्देश्य था। रूस के द्वारा ही 27 फरवरी 2025 को सोयूज़ 2 द्वारा प्रोग्रेस MS-30 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य ISS आपूर्ति मिशन था। फिर से देखते हैं रूस के द्वारा। तो 21 नवंबर 2024 को सबसे पहले ये प्रोग्रेस SMS 29 जो है उपग्रह प्रक्षेपित करता है सोयूज़ 2 द्वारा, जिसका उद्देश्य था आपूर्ति ISS मिशन। फिर रसिया द्वारा ही 25 दिसंबर 2024 को सोयूज़ 2 के द्वारा ही रिजर्व PS जो है ये प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी चित्रण उपग्रह। और रूस द्वारा ही 27 फरवरी 2025 को सोयूज़ 2 द्वारा ही प्रोग्रेस MS-30 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य ISS आपूर्ति मिशन। अब भारत अमेरिका दोनों संयुक्त रूप से 30 जुलाई 2025 को GSLV VF-16 द्वारा निसार उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं, जो कि भूकंप, बाढ़, जलवायु अध्ययन के लिए था। तो फिर से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि भारत अमेरिका दोनों लोग मिल के ये निसार उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया था भारत अमेरिका द्वारा, जिसका उद्देश्य था भूकंप, बाढ़ और जलवायु पे अध्ययन करना। ये GSLV F-16 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे कब प्रक्षेपित किया गया? 30 जुलाई 2025 को। किसके साथ मिलकर? अमेरिका के साथ मिलकर। किस प्रक्षेपण यान द्वारा? तो GSLV F-16 द्वारा, और उपग्रह का नाम निसार। तो अध्ययन किसके अध्ययन के लिए था ये? भूकंप, बाढ़ और जलवायु अध्ययन के लिए। अब फिर से आते हैं रसिया पे। तो 13 सितंबर 2025 को सोयूज़ 2 के द्वारा ग्लोन S के उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य था नेविगेशन। तो नेविगेशन उपग्रह था ये ग्लोन S के। फिर आता है जापान। जापान द्वारा 21 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपण यान द्वारा QPS SAR-15 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य रडार पृथ्वी अवलोकन था। तो रडार पृथ्वी अवलोकन उद्देश्य था QPS SAR-15 उपग्रह का, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया 21 दिसंबर 2025 को जापान द्वारा। अब यूरोप 17 दिसंबर 2025 को एरियन 6 प्रक्षेपण यान द्वारा गैलीलियो उपग्रह प्रक्षेपित करता है, जिसका उद्देश्य क्या था? नेविगेशन प्रणाली। तो गैलीलियो से आप ध्यान रखिएगा, नेविगेशन प्रणाली इसका उद्देश्य है। और किस प्रक्षेपण यान द्वारा? तो एरियन 6 द्वारा। अमेरिका ने 16 दिसंबर 2025 को एटलस V द्वारा अमेजन कुइपर उपग्रह प्रक्षेपित किया, जिसका उद्देश्य था सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के उद्देश्य से अमेजन कुइपर उपग्रह जो है एटलस 5 द्वारा 16 दिसंबर 2025 को अमेरिका ने प्रक्षेपित किया। विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण स्थल, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये देख लेते हैं हम लोग। केनेडी स्पेस सेंटर, केप कैनावेरल एयर स्टेशन। फिर से देखते हैं, केनेडी स्पेस सेंटर या फिर केप कैनावेरल एयर स्टेशन, फ्लोरिडा USA में है ये। इसकी विशेषताएं क्या है? तो यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का रॉकेट प्रक्षेपण एवं लैंडिंग केंद्र है। तो ये नासा का जो है रॉकेट प्रक्षेपण एवं लैंडिंग केंद्र है। अपोलो अभियान जो है यहीं से संचालित किए गए थे। तो अपोलो अभियान से कैनेडी जो अभियान संचालित किए गए थे केनेडी स्पेस सेंटर यानी केप कैनावेरल एयर स्टेशन द्वारा संचालित किए गए थे, जो कि फ्लोरिडा USA में स्थित हैं। जॉनसन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो ह्यूस्टन टेक्सास में है। जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास में। स्टेनिस स्पेस सेंटर मिसिसिपी USA में। तो स्टेनिस स्पेस सेंटर जो है मिसिसिपी USA में है। मार्शल स्पेस
फ्लाइट सेंटर की बात करें तो ये अल्बामा यूएसए में है। मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर, अल्बामा यूएसए। अगला है बैकानूर कॉस्मोड्राम। बैकानूर कॉस्मोड्राम की बात करें तो ये कजाकिस्तान में है, बैकानूर कॉस्मोड्रोम। तो विशेषता क्या है, तो विश्व के पहले अंतरिक्षयान स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने यहीं से उड़ान भरी थी। तो कजाकिस्तान पहले जो है रसिया के अंतरिक्ष यात्री, तो ये बैकानूर कॉस्मोड्रोम जो है कजाकिस्तान स्थान में है। ये विश्व के पहले अंतरिक्षयान स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है यूरी गागरिन ने यहीं से उड़ान भरी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेसेटस्क जो है रूस में है, प्लेसेटस्क रूस में हो गया। कापुस्तिन यार जो है ये रूस का है, जो कि इसके बारे में देखते हैं तो इसे वोल्गागाद स्पेस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कापुस्तिन यार स्टेशन को वोल्गागाद स्पेस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह रूस का सबसे पहला रॉकेट विकास स्थल है, जहां से 1947 में पहला प्रक्षेपण जो है किया गया था। तो रूस का पहला रॉकेट विकास स्थल कौन सा है, तो कापुस्तिन यार, जिसे वोल्गागाद स्पेस स्टेशन भी कहते थे। यहाँ पे पहला रॉकेट जो है 1947 में पहला प्रक्षेपण यहाँ से किया गया था। बोस्तोचिनी जो है रूस में है। यह 2016 से ऑपरेशनल है। तो 2016 से इसमें से ऑपरेशन हो रहा है बोस्तोचिनी, जो कि रूस में है। सुवांग चेंज जियोक्वियान उपग्रह स्थल, जो कि चीन में है, नाम से भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुवांग चेंज जू, इसको जियोक्वियान उपग्रह स्थल भी कहते हैं, जो कि चीन में है। यह गोबी मरुस्थल गंसू प्रांत में स्थित है। चीन अपना अर्थ मिशन जो है यहीं से संचालित करता है। तो चीन अपना अर्थ मिशन जो है वो सुवांग चेंज जू यानी जियोक्वियान उपग्रह स्थल से संचालित करता है। यह गोबी मरुस्थल गंसू प्रांत में स्थित है। झियांग उपग्रह प्रक्षेपण स्थल जो है चीन में ही है। ताइयुबान उपग्रह प्रक्षेपण स्थल ये भी चीन में है। इसकी स्थापना जो है 1998 में CZ-4 ध्रुवीय प्रमोचक यानों के लिए किया गया था। तो ताइयुबान उपग्रह प्रक्षेपण स्थल जो कि चीन में है, इसकी स्थापना 1998 में CZ-4 ध्रुवीय प्रमोचक यानों के लिए किया गया था। उमेरा प्रक्षेपण स्थल, तो उमेरा प्रक्षेपण स्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, उमेरा ऑस्ट्रेलिया। कागोशिमा स्पेस सेंटर जो है, शिमा आ गया तो आप ध्यान रखिएगा, ये जापान में है। कागोशिमा स्पेस सेंटर जापान में, यह जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कागोशिमा स्पेस सेंटर जो कि जापान का ये क्यूशु द्वीप पर स्थित है। तानेगाशिया स्पेस सेंटर ये भी जापान का है, यह जापान के तानेगाशिया नामक द्वीप पर स्थित है। अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है नेगेव यानी पाल्माचिम स्पेस सेंटर। नेगेव पाल्माचिम स्पेस सेंटर कहाँ पे है, ये इज़राइल का है। या इज़राइल के यावेन नामक शहर के नज़दीक है। यहाँ से 1988 में ओपेक-1 नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। तो नेगेव या फिर पाल्माचिम स्पेस सेंटर जो है ये इज़राइल में है। तो यह इज़राइल के यावेन नामक शहर के नज़दीक स्थित है। यहाँ से 1988 में ओपेक-1 नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। अगला है अल्कैंट्रा लॉन्च सेंटर। तो अल्कैंट्रा लॉन्च सेंटर कहाँ पे है, साओ लुइस ब्राज़ील में। अल्कैंट्रा लॉन्च सेंटर साओ लुइस ब्राज़ील में है। यह विषुवत रेखा के नज़दीक स्थित प्रक्षेपण स्थल है। तो विषुवत रेखा के नज़दीक स्थित प्रक्षेपण स्थल कौन सा है, अल्कैंट्रा लॉन्च सेंटर, जो कि साओ लुइस ब्राज़ील में स्थित है। गुयाना अंतरिक्ष केंद्र, कौरू प्रक्षेपण स्थल भी बोलते हैं इसको, गुयाना अंतरिक्ष केंद्र या फिर कौरू प्रक्षेपण स्थल, ये फ्रेंच गुयाना फ्रांस का उपनिवेश है। तो दक्षिण अमेरिका के शीर्ष उत्तर में विषुवत रेखा के नज़दीक स्थित है। यह भूतुल्यकालिक और ध्रुवीय प्रमोचक यानों के प्रक्षेपण के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये बात हो गई। अब हमाम शहर, तो हमाम शहर स्टेशन जो है ईरान में है। तो ये पूछा जा सकता है, हमाम शहर स्टेशन ईरान में। श्रीहरिकोटा स्टेशन जैसा पता है आप लोगों को, भारत आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे बताया गया है। तो ये 52 मील तक एटमॉस्फेयर है, जिसमें 13 मील तक ट्रोपोस्फियर हो गया, 32 मील तक स्ट्रेटोस्फियर, 52 मील तक मीजोस्फियर। उसके ऊपर जो है क्या होता है, स्पेस होता है।
तो देखिए तो 430 मील तक थर्मोस्फीयर होता है और उससे ऊपर जो है एक्सोस्फीयर होता है। ये 60 मील में जो ये लाइन है इसको कारमैन लाइन बोलते हैं। कारमैन लाइन 60 मील पे होती है, इसके ऊपर स्पेस होता है। सॉरी, 60 मील के ऊपर ही स्पेस होता है, इसको कारमैन लाइन बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब कक्षा यानी कि ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? तो कक्षा वह घुमावदार पथ है जिस पर अंतरिक्ष में कोई वस्तु जैसे तारा, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह या अंतरिक्ष यान गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी अन्य वस्तु के चारों ओर घूमती रहती हैं, तो उसको ऑर्बिट बोलते हैं। उपग्रहों के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की कक्षाएं तथा पृथ्वी सतह से उनकी दूरी व कार्य। तो उपग्रहों के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की कक्षाएं तथा पृथ्वी से उनकी दूरी व कार्य, ये हम लोग देखेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्या, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। ऑर्बिट फंक्शन, तो निम्न कक्षा पृथ्वी कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, लियो जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न पृथ्वी कक्षा। तो ऊंचाई आपको ध्यान रखना है, ऊंचाई क्या रहेगी इसकी, 160 से 2000 किलोमीटर है। तो 160 से 2000 किलोमीटर तक जो होगा वो निम्न पृथ्वी कक्षा होगा, उसको लो अर्थ ऑर्बिट लियो बोलेंगे। कक्षीय अवधि की बात करें तो 95 से 120 मिनट, 95 से 120 मिनट। उपग्रह का संपर्क पृथ्वी के लगभग सभी हिस्सों से होता है। तो यहाँ पे उपग्रह का संपर्क जो है पृथ्वी के लगभग सभी हिस्सों से होता है, अतः वैश्विक कवरेज यह प्रदान करता है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में जो है उपग्रह का संपर्क पृथ्वी के लगभग सभी हिस्सों से होता है, जिससे यह वैश्विक कवरेज प्रदान करता है। सूचनाएं प्रदान करने में काफ़ी कम समय और अच्छे लिंक प्रदान करते हैं। 10 मिलीसेकंड लगता है इसको सूचनाएं प्रदान करने में। मध्यम पृथ्वी कक्षा मीडियम यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मियो। इसकी ऊंचाई तो 2000 तक लियो था, उसके ऊपर से लेके 35,786 किलोमीटर तक जो है मियो हो जाएगा। मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 से 35,786। जीपीएस की स्थिति में 20,000 किलोमीटर तक होता है ये। तो जीपीएस की स्थिति में 20,000 किलोमीटर तक होता है। टोटल 2000 से लेके 35,786 किलोमीटर इसकी रेंज है। यह लियो व जियो के मध्य अवस्थित होती है। तो लियो व जियो के मध्य अवस्थित होती है। कक्षीय अवधि जो है इसकी 6 घंटे है। यह कक्षा वास्तविक वैश्विक कवरेज प्रदान करती है। तो यह कक्षा जो है वास्तविक वैश्विक कवरेज प्रदान करती है। यह सूचनाएं प्रदान करने में लगभग 80 मिलीसेकंड समय लेती है। ये मिलीसेकंड होगा या मिनट होगा, आप लोग बताइएगा, या फिर बाद में हम कमेंट में कमेंट कर देंगे। पहला वाला 10 मिलीसेकंड में, दूसरा यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट 80 हो गया समय। अब तीसरा आता है भूतुल्यकालिक कक्षा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इसकी ऊंचाई जो है 35,786 किलोमीटर के ऊपर। कक्षीय अवधि जो है पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर लगभग 24 आवर। तो इसका घूर्णन जो है कक्षीय अवधि जो है पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता ही लगभग 24 आवर, यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की भूतुल्यकालिक कक्षा जो कि 35,786 किलोमीटर के ऊपर होती है। यदि उपग्रह पृथ्वी सतह से 35,786 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा पर 3,075 मीटर पर सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन करे तो वह कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। फिर से देखते हैं, तो यदि उपग्रह जो है पृथ्वी सतह से 35,786 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा पर 3,075 मीटर पर सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन करे तो वह कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा होती है, यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। तथा जब झुकाव 0 डिग्री होता है तो उपग्रह पृथ्वी से स्थिर प्रतीत होते हैं, जिसे भूस्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है।
तो यानी पृथ्वी सतह से जब 35,786 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा पर 3,075 किलोमीटर पर सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन करे कोई उपग्रह, तो वह कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। तथा जब झुकाव 0 डिग्री होगा, यानी कोई झुकाव नहीं होगा, 0 डिग्री पर होगा झुकाव उसका, तो उपग्रह पृथ्वी से स्थिर प्रतीत होते हैं, यानी वो स्थिर होंगे पृथ्वी के अकॉर्डिंग, तो जिसे भूस्थैतिक कक्षा बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। उपग्रह व पृथ्वी के कक्षीय अवधि समान होने के कारण डॉपलर प्रभाव के घटित होने की संभावना भी नगण्य रहती है, यानी शून्य रहती है। इसी कक्षा के उपग्रह उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर पृथ्वी के सभी हिस्से को कवर करते हैं। तो इस कक्षा के उपग्रह जो है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को छोड़ के पृथ्वी के सभी हिस्से को कवर करते हैं। सूचना प्रसारण में अधिक समय लगता है, तो सूचना प्रसारण में इसमें अधिक समय लगता है। उच्च पृथ्वी कक्षा हाई अर्थ ऑर्बिट HEO ऊंचाई 35,786 किलोमीटर से अधिक। यहाँ जियो में जो है भूतुल्यकालिक में 35,786 किलोमीटर तक ही था ऊंचाई, और यहाँ उच्च पृथ्वी कक्षा में 35,786 किलोमीटर से अधिक, अर्थात पृथ्वी के बाहर, तो ये पृथ्वी के बाहर ही होते हैं। उपग्रह व अंतरिक्ष मिशन एग्जाम्पल चंद्रयान 1, 2 मिशन, मंगलयान मिशन, आदित्य मिशन, तो ये पृथ्वी के बाहर ही होते हैं। जैसे उपग्रह व अंतरिक्ष मिशन जो होते हैं इसी में होते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट में। ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, इसके बारे में देखते हैं। ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो यह कक्षा पृथ्वी की सतह से 600 से 800 किलोमीटर दूरी पर होती है। तो यह कक्षा जो है पृथ्वी की सतह से बात करें तो 600 से 800 किलोमीटर की दूरी पर होती है। इसका झुकाव कोण ध्रुव के समतुल्य 98.6 डिग्री होता है। तो इसका झुकाव जो होता है ध्रुव के समतुल्य 98.6 डिग्री होता है। उपग्रह हमेशा सूर्य के सामने एवं सूर्य की स्थिति में बदलाव के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करते रहते हैं। तो उपग्रह जो है हमेशा सूर्य के सामने एवं सूर्य की स्थिति में बदलाव के साथ ही अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करते रहते हैं। अब देखते हैं भूस्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यह एक विशेष भूतुल्यकालिक कक्षा होती है। इस कक्षा में स्थित उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी की घूर्णन दिशा यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमा करते रहते हैं। इस कक्षा में स्थित उपग्रह पृथ्वी पर आकाश में स्थिर दिखाई देते हैं। तो यानी पृथ्वी के जो दिशा है और जो उनका स्पीड है उसी के अकॉर्डिंग ये भी जो है मूव करते रहते हैं, जिससे ये आकाश में स्थिर दिखाई देते हैं। इस कक्षा का उपयोग दूर संचार उपग्रहों तथा मौसम निगरानी उपग्रहों द्वारा किया जाता है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा क्या है? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। इस कक्षा में स्थित उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों से यात्रा करते हुए सूर्य के समकालिक होते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से यात्रा करते हुए सूर्य के समकालिक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उपग्रह सूर्य के सापेक्ष हमेशा एक ही निश्चित स्थिति में होगा। तो सूर्य के सापेक्ष बात की जाए तो उपग्रह हमेशा एक ही निश्चित स्थिति में होगा। इस कक्षा में स्थित उपग्रह दिन के एक ही समय लगातार एक ही बिंदु का निरीक्षण करेगा। तो इस कक्षा में स्थित उपग्रह जो है दिन के एक ही समय पर लगातार एक ही बिंदु का निरीक्षण करेगा। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में एक उपग्रह प्रायः 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह जो है 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। प्रमुख प्रकार के उपग्रह, कुछ उपग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इनका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन आदि विभिन्न सर्वेक्षणों के लिए किया जाता है। किनका? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो इनका उपयोग दूर संचार, टेलीविज़न प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी, खोज बचाव आदि के लिए किया जाता है। इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रह तथा उनके प्रक्षेपण, ये देख लेते हैं हम लोग। इंडिया का है तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के अलावा भी दिया गया है इसमें। तो आर्यभट्ट जो है, सबसे पहले आर्यभट्ट देखेंगे। प्रक्षेपण की तिथि व स्थान, तो 19 अप्रैल 1975 में बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से ये प्रक्षेपित किया गया आर्यभट्ट, जो भारत का पहला उपग्रह था 19 अप्रैल 1975 को।
दूसरा है भास्कर 1। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से, भास्कर 1 7 जून 1979 को बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से ही, रोहिणी 10 अगस्त 1979 से श्रीहरिकोटा से। तो रोहिणी जो है इसका प्रक्षेपण 10 अगस्त 1979 से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है ये प्रक्षेपित किया गया। एप्पल 19 जून 1981 को कौरू से। तो एप्पल उपग्रह का प्रक्षेपण जो है 19 जून 1981 को कौरू से किया गया। इनसैट 1A का प्रक्षेपण 10 अप्रैल 1982 को केप केनेवरल अमेरिका से किया गया। स्रॉस यानी स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज स्रॉस का प्रक्षेपण 24 मार्च 1987 को श्रीहरिकोटा से किया गया। तो स्रॉस का लॉन्चिंग डेट 24 मार्च 1987 को हरिकोटा से। IRS-1A 17 मार्च 1988 को बैकानूर से। ओशनसैट 1 ये 26 मई 1999 को श्रीहरिकोटा से। ओशनसैट 1 का प्रक्षेपण 26 मई 1999 को श्रीहरिकोटा से। जीसैट 1 की बात करें तो 18 अप्रैल 2001 को ये भी श्रीहरिकोटा से। जीसैट 1 18 अप्रैल 2001 श्रीहरिकोटा से, ये आप लोग को याद रखना है। अब प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल, ये देख लेते हैं हम लोग। ग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेपण यान या फिर वाहन का उपयोग किया जाता है। तो ग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों को जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेपण यान या फिर वाहन का उपयोग किया जाता है। इसरो द्वारा विकसित प्रमुख प्रक्षेपण यान, ये देखते हैं इसरो द्वारा जो विकसित हैं। सबसे पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, तो शॉर्ट फॉर्म में ही ज़्यादातर देता है SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। यह भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। तो ये भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। SLV-3 को जो है 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो SLV-3 को, जो कि भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था, इसको 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। यह 22 मीटर लंबा 17 टन वजनी 4 चरणीय ठोस ईंधन वाला प्रक्षेपण यान था। तो ये 22 मीटर लंबा 17 टन वजनी 4 चरणीय ठोस ईंधन वाला जो है प्रक्षेपण यान था। यह प्रक्षेपण यान 40 किलोग्राम तक के पेलोड को पृथ्वी की निम्न कक्षा में रखने में सक्षम था। तो ये प्रक्षेपण यान जो था ये 40 किलोग्राम तक के पेलोड को पृथ्वी की निम्न कक्षा में रखने में सक्षम था। तो यहाँ पे डेट याद रखिए, SLV-3 18 जुलाई 1980 को, 22 मीटर लंबा 17 टन वजनी और 4 चरणीय ठोस ईंधन, ये ध्यान रखिएगा। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV, अभी तक SLV हम लोग ने देखा, अब ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो यह 24 मीटर लंबा, SLV 22 मीटर लंबा था, ASLV 24 मीटर लंबा, 5 चरणीय ठोस ईंधन आधारित। SLV 4 चरणीय ठोस आधारित था और ASLV 5 चरणीय ठोस ईंधन आधारित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ASLV को SLV की तुलना में 3 गुना अधिक यानी 150 किलोग्राम तक पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो SLV जो है 40 किलोग्राम तक पेलोड क्षमता जो है था उसका, जबकि ASLV 150 किलोग्राम तक पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यह भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो यह भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। यह एक 4 चरणीय प्रक्षेपण यान है। तो ये 4 चरणीय प्रक्षेपण यान है, जिसका प्रथम व तृतीय चरण ठोस ईंधन चालित एवं द्वितीय व चतुर्थ चरण द्रव चालित है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है ये भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसका पहला और चौथा चरण जो है ये ठोस ईंधन चालित है। पहला और चौथा यानी फर्स्ट और लास्ट जो है, पहला और तीसरा ठोस ईंधन चालित है और दूसरा और चौथा जो है द्रव ईंधन चालित है। ये ध्यान रखिएगा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा ठोस दूसरा चौथा द्रव। यह भारत का सबसे सफल उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है।
तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है भारत का सबसे सफल उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है। PSLV द्वारा मुख्य रूप से पृथ्वी अवलोकन, रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको फुल फॉर्म होगा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV। इसके द्वारा मुख्य रूप से पृथ्वी अवलोकन या रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। यह भारत का सबसे सफल उपग्रह प्रक्षेपण वाहन भी है। इसके द्वारा लगभग 1750 किलोग्राम तक के उपग्रहों को 600 से 900 किलोमीटर ऊंचाई के सूर्य समकालिक गोलाकार ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो PSLV द्वारा मुख्य रूप से पृथ्वी अवलोकन या रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके द्वारा लगभग 1750 किलोग्राम तक के उपग्रहों को 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई के सूर्य समकालिक गोलाकार ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके द्वारा 2008 में चंद्रयान 1 एवं 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इसके द्वारा 2008 में चंद्रयान 1 एवं 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो प्रथम पीढ़ी में देखते हैं, प्रथम पीढ़ी SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरी पीढ़ी में ASLV आ जाता है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तीसरी पीढ़ी में PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, चौथी पीढ़ी में GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो डेट देख लेते हैं। SLV 18 जुलाई 1980 को सफल प्रायोगिक परीक्षण करके भारत अंतरिक्ष क्लब का 6वां सदस्य बना। रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन के बाद जो है भारत 6वां सदस्य बना था 18 जुलाई 1980 को SLV का जो है सफल प्रायोगिक परीक्षण करके। इसके पहले कौन कौन थे? रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान, चीन, ये 5 थे। 6वां भारत बना 18 जुलाई 1980 को। ASLV, तो ASLV की पहली उड़ान जो है 24 मार्च 1987 को। तो ASLV की पहली उड़ान कब हो गई? 24 मार्च 1987। PSLV की बात करें, पहली उड़ान 20 सितंबर 1993। 20 सितंबर 1993 को PSLV ने अपनी पहली उड़ान भरी, तो 1993 हो गया। अब GSLV की बात करें तो GSLV की पहली प्रायोगिक उड़ान जो है 2001 में हुई। तो GSLV की पहली प्रायोगिक उड़ान कब होती है? 2001 में। प्रथम उड़ान 18 अप्रैल 2001 को किया गया। तो इसकी प्रथम उड़ान जो था वो 18 अप्रैल 2001 को। SLV के बारे में देखें तो SLV जो है ठोस प्रणोदक से संचालित होने वाला 4 चरणों वाला यान है। SLV जो है ये ठोस प्रणोदक से संचालित होने वाला 4 चरणों वाला यान है, जबकि ASLV ये भी ठोस प्रणोदक से संचालित 5 चरणों वाला यान है। तो इसमें SLV में 4 चरण थे और ASLV में 5 चरण हो जाते हैं, जबकि ये भी ठोस प्रणोदक से ही संचालित था। अब PSLV की बात करें तो यह 4 चरणों वाला बहुप्रणोदक यानी अर्थात ठोस व द्रव दोनों संचालित प्रक्षेपण यान है। टोटल 4 चरण हैं। पहले और तीसरे में ठोस प्रयोग होता है, दूसरे और चौथे में द्रव प्रयोग होता है, अभी हम लोगों ने देखा। GSLV की बात करें तो यह 3 स्तरीय प्रक्षेपण यान है। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय प्रक्षेपण यान है। प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। GSLV टोटल 3 चरण होते हैं। पहले चरण में ठोस प्रणोदक, दूसरे में द्रव और तीसरे में क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? GSLV में। अब भार देख लेते हैं। तो SLV जो है 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। तो GSLV है वो केवल 40 किलोग्राम तक उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। ASLV की बात करें तो यह जो है 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। अब PSLV की बात करें तो यह सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में 1600 किलोग्राम भार के उपग्रहों को तथा भूतुल्यकालिक हस्तांतरण कक्षा में 1050 किलोग्राम भार के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो PSLV जो है ये सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में 1600 किलोग्राम भार के उपग्रहों को तथा भूतुल्यकालिक
हस्तांतरण कक्षा में 1050 किलोग्राम भार तक के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। सूर्य तुल्यकालिक में 1600 किलोग्राम तक का और भूतुल्यकालिक में 1050 किलोग्राम तक के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। कौन? PSLV। GSLV की बात करें तो क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन लगभग -265 डिग्री सेल्सियस तथा द्रव ऑक्सीजन -240 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। तो GSLV में क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन -265 डिग्री सेल्सियस पर तथा द्रव ऑक्सीजन -240 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है, जो प्रक्षेपण यान को अधिक शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या क्या प्रयोग होता है। -265 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन, -240 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन। अब GSLV उड़ान की सफलता से भारत उन 5 देशों यानी अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान व चीन के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है, जो भू-स्थैतिक प्रक्षेपण में अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। तो इसके पहले अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान व चीन थे, उसके बाद भारत भी उसमें शामिल हो गया है। तो GSLV उड़ान की सफलता से भारत उन 5 देशों अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान व चीन के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है, जो भू-स्थैतिक प्रक्षेपण में अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। अब आता है भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV। इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तो यह भारत का चतुर्थ पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो GSLV है, ये भारत के चतुर्थ पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह एक 3 चरणीय प्रक्षेपण वाहन है, जिसका प्रथम व द्वितीय चरण क्रमशः ठोस एवं द्रव ईंधन संचालित एवं तीसरा चरण जो होता है इसका क्रायोजेनिक ईंधन द्वारा चालित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। GSLV द्वारा मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये संचार उपग्रहों को मुख्य रूप से इसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। इसके द्वारा 2500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में तथा 5000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में प्रक्षेपित किया जा सकता है। भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में 2500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को, जबकि निम्न भू कक्षा में 5000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को इसके द्वारा प्रक्षेपित किया जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है थोड़ा। तो SLV प्रथम पीढ़ी का था, ठोस ईंधन आधारित था, ये 4 चरणीय था, भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान था। तो द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो ASLV द्वितीय पीढ़ी में आ जाता है। ये 4 की जगह 5 चरणीय हो जाता है और इसमें भी ठोस ईंधन पर आधारित था। ये तीसरे में PSLV आ जाता है, ये भी 4 चरणीय था। तो इसमें प्रथम एवं तृतीय में चरण जो था ये ठोस ईंधन था, द्वितीय चतुर्थ जो था ये चरण द्रव ईंधन पर आधारित था। ये तृतीय पीढ़ी हो गया। और चौथी पीढ़ी जो आती है वो GSLV है, ये 3 चरणीय होती है। तो प्रथम व द्वितीय जो है ठोस एवं द्रव होते हैं, यानी प्रथम ठोस है, द्वितीय द्रव है, जबकि तृतीय चरण जो है ये क्रायोजेनिक ईंधन पर आधारित है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक ही बार में आप लोग को पूरा ये याद हो जाएगा। विभिन्न राष्ट्रों के उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो भारत तो उपग्रह प्रक्षेपण SLV हो गया, ASLV हो गया, PSLV हो गया, GSLV हो गया। इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। संयुक्त राज्य अमेरिका USA का डेल्टा, स्काउट, टाइटन, पेगासस, एटलस, टॉरस, डिस्कवरी, एंडेवर, अटलांटिस, ये हो गया। चीन की बात करें तो लॉन्ग मार्च, MU, SSB-3, H1 और H2, तो ये चीन के हो गए। यूरोपीय अंतरिक्ष की बात करें तो एरियन एजेंसी 1 से लेकर 5 तक, एरियन एजेंसी 1 से 5 तक यूरोपीय अंतरिक्ष का उपग्रह प्रक्षेपक हो गया। पूर्व सोवियत संघ यानी जो अब रूस बन चुका है, जिसका कॉस्मोस, एनार्जिया, सोयुज, मोलानिया और साइक्लोन, कॉस्मोस, एनार्जिया, सोयुज, मेलानिया और साइक्लोन पूर्व सोवियत संघ के हो गए। विभिन्न उपग्रहों के प्रक्षेपण, विभिन्न उपग्रहों के प्रक्षेपण ये देखते हैं। तो प्रक्षेपण यान सैटेलाइट, तो उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के द्वारा रोहिणी सैटेलाइट जो है ये प्रक्षेपित किया गया था। तो रोहिणी सैटेलाइट जो है ये उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा, SROS-C सैटेलाइट जो है ASLV द्वारा, चंद्रयान 1 जो है PSLV द्वारा और एडूसैट जो था एडूसैट ये GSLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो ये भारत के हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। रोहिणी सैटेलाइट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो SLV-3 द्वारा।
SROS-C जो है, SROS-C ये ASLV द्वारा, चंद्रयान-1 जो है ये PSLV द्वारा, और EDUSAT जो है GSLV द्वारा। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। इसरो से संबंधित इंजन GE-2O क्रायोजेनिक इंजन, CE-2O क्रायोजेनिक इंजन, ये देखते हैं। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष अन्वेषण, विशेषकर रॉकेट प्रणोदन और वैज्ञानिक उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी जो है अंतरिक्ष अन्वेषण, विशेषकर रॉकेट प्रणोदन और वैज्ञानिक उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्व क्या है? तो इसमें अत्यंत कम तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर सामग्रियों का भंडारण और उपयोग करना शामिल है। इसका महत्व इसलिए है कि इसमें अत्यंत कम तापमान 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे पर सामग्रियों का भंडारण और उपयोग करना शामिल है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जो है तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जो होते हैं लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो कुशल प्रणोदन के लिए उच्च विशिष्ट आवेग प्रदान करता है। इसरो द्वारा विकसित इंजन इस जटिल और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में निपुणता प्राप्त करने में भारत की स्वदेशी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। CE-20 है ये, CE-2O हमने पढ़ दिया। तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो विकसित किया गया लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC वलियामाला द्वारा, जो कि केरल में है। तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन कहाँ विकसित किया गया? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC वलियामाला केरल द्वारा। इंजन के प्रकार तो क्रायोजेनिक LVM-3 GSLV Mk3 के ऊपरी चरण में प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग किसमें होता है? क्रायोजेनिक LVM-3 यानी GSLV Mk3, इसका नाम हो गया है LVM-3, GSLV Mk3 को LVM-3 बोलते हैं, के ऊपरी चरण में प्रयोग होता है। थ्रस्ट स्तर जो है ये मानक जो है 20 टन है, उन्नत 22 टन भविष्य के C-32 ऊपरी चरण के लिए। तो मानक जो है इसका थ्रस्ट स्तर 20 टन है और उन्नत जो हो जाएगा तो 22 टन हो जाएगा भविष्य के C-32 ऊपरी चरण के लिए। उपयोग रिकॉर्ड जो है चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3। तो चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 में ये उपयोग किया गया। वाणिज्यिक वन वेव लॉन्च सफलतापूर्वक संचालित कई इसरो मिशन, जिसमें चंद्रयान-3 भी शामिल हैं। तो सफलतापूर्वक संचालित कई इसरो मिशन जो है इसके द्वारा किए गए हैं, जिसमें चंद्रयान-3 भी शामिल है। क्रायोजेनिक इंजन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है, यानी प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। एवरी फोर्स हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है इक्वल और विपरीत। क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सीडाइज़र के उच्च दबाव में जलाकर, फिर से देखते हैं, क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सीडाइज़र को उच्च दबाव में जलाकर तथा उच्च वेग का उत्सर्जन जारी करके थ्रस्ट उत्पन्न किया जाता है। कैसे थ्रस्ट उत्पन्न किया जाता है? क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सीडाइज़र को उच्च दबाव में जलाकर तथा उच्च वेग पर का उत्सर्जन करके थ्रस्ट उत्पन्न किया जाता है। प्रयुक्त प्रणोदक, इसमें क्या क्या प्रयुक्त होता है? तो ईंधन में तरल हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर, तो लिक्विड हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर इसमें ईंधन प्रयोग होता है। ऑक्सीडाइज़र के रूप में तरल ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर, तो तरल हाइड्रोजन ईंधन के रूप में -253 डिग्री सेल्सियस पर और तरल ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीडाइज़र के रूप में। क्रायोजेनिक इंजन के लाभ क्या हैं? तो उच्च दक्षता है इसकी। तो LOX यानी लिक्विड ऑक्सीजन और LH2 यानी लिक्विड हाइड्रोजन के दहन विशिष्ट आवेग -450 सेकेंड प्राप्त होता है। ईंधन की बचत, पारंपरिक इंजन की तुलना में कम ईंधन की आवश्यकता होती है। तो क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन की बचत होती है, क्योंकि पारंपरिक इंजन की तुलना में कम ईंधन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए विकास इंजन 3.4 किलोग्राम पर सेकंड की ईंधन खपत करता है, जबकि CE-20 में यह 2 किलोग्राम पर सेकंड की ईंधन खपत करता है।
तो विकास इंजन जो है 3.4 किलोग्राम पर सेकेंड की ईंधन खपत करता है, जबकि CA-20 जो है ये 2 किलोग्राम पर सेकेंड की ईंधन खपत करता है। पर्यावरण अनुकूल, तो निकास के रूप में केवल जल वाष्प उत्पन्न करता है, तो ये पर्यावरण अनुकूल भी है। भारी पेलोड क्षमता भी है, 4000 किलोग्राम से ऊपर पेलोड ले जाने वाले मिशनों के लिए उपयुक्त है। ये भारी पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम से भी ज़्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम है। उन्नत परिचालन अवधि, तो बेहतर ईंधन दक्षता का अर्थ है लंबी परिचालन अवधि। क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी में चुनौतियाँ क्या हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो अत्यंत जटिल प्रकृति, इसमें अत्यंत कम तापमान पर परिचालन करना पड़ता है, जिसके लिए विशेष सामग्री और थर्मल इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तापीय तनाव प्रबंधन, तो अचानक तापमान परिवर्तन से दरारें, नोजल विकृतियाँ और संरचनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। अगला चुनौती है उच्च दबाव आवश्यकताएं। दहन कक्ष में उच्च दबाव का सामना करने के लिए उच्च शक्ति वाली मिश्र धातुओं की आवश्यकता होती है। उड़ान के बीच में इंजन को पुनः आरंभ करने के लिए जटिल तापीय और दबाव नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। उच्च विकास लागत, तो 1994 की क्रायोजेनिक अपर स्टेज CUS परियोजना की लागत जो है लगभग 300 करोड़ रुपए थी, जो कि अब काफ़ी बढ़ गई है। तो 1994 में बात की जाए तो 300 करोड़ रुपए इसकी लागत आई थी, अब जो काफ़ी बढ़ गई होगी। तुलना करें क्रायोजेनिक बनाम अन्य प्रणोदन इंजन। विशेषता क्या है, तो क्रायोजेनिक इंजन विशेषता, क्रायोजेनिक इंजन द्रव इंजन जैसे विकास और ठोस प्रणोदक इंजन। तो ईंधन प्रकार, तो क्रायोजेनिक इंजन में तरल प्लस हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, ये क्रायोजेनिक इंजन में पड़ता है ईंधन। जबकि द्रव वाले में पृथ्वी पर भंडारित किए जा सकने वाले तरल ईंधन, और ठोस में ठोस रासायनिक प्रणोदक। तापमान का परास देखें तो क्रायोजेनिक में अति निम्न -253 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन, -183 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन हो गया। और द्रव में सामान्य द्रव तापमान, ठोस में परिवेश ठोस अवस्था। दक्षता विशिष्ट आवेग, तो लगभग 450 सेकंड है क्रायोजेनिक की, और द्रव की 290 से 320 सेकंड है, और ठोस की बात करें तो लगभग 260 सेकंड इसकी दक्षता है। थ्रस्ट नियंत्रण की बात करें, थ्रॉट लेवल है क्रायोजेनिक में, थ्रॉट लेवल है लिक्विड में, और थ्रॉटल करने योग्य नहीं है क्या, ठोस। पुनर्प्रयोग की बात करें तो क्रायोजेनिक संभावित रूप से पुनः प्रयोज्य है, द्रव वाला सीमित है, जबकि ठोस पुनः प्रयोज्य नहीं है। पारिस्थितिकी के अनुकूल तो उच्च है क्रायोजेनिक, क्योंकि इसमें केवल जल वाष्प निकलता है, और द्रव मध्यम है, CO और CO2 उत्सर्जन होता है, मध्यम है। और ठोस की बात करें तो कम पारिस्थितिकी के अनुकूल कम है, क्योंकि इसमें विषाक्त गैसें उत्सर्जित होती हैं। विकास जटिलता की बात करें तो बहुत ऊंचा है क्रायोजेनिक, मध्यम है द्रव, और सबसे कम है ठोस। स्क्रैमजेट इंजन, तो ये क्या है ये हम लोग देखेंगे। स्क्रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट का तात्पर्य सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट से है। तो स्क्रैमजेट का तात्पर्य जो है सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट से है। यह एक वायु श्वास इंजन है जो सुपरसोनिक दहन की अनुमति देता है और हाइपरसोनिक गति यानी 6+ मैक का पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है। तो यह एक वायु श्वास इंजन है जो सुपरसोनिक दहन की अनुमति देता है और हाइपरसोनिक गति 6+ मैक पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है। यह पारंपरिक रॉकेट इंजन के विपरीत ऑक्सीडाइज़र के स्थान पर वायुमंडल ऑक्सीजन पर निर्भर रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह पारंपरिक रॉकेट इंजन के विपरीत ऑक्सीडाइज़र के स्थान पर वायुमंडल ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष संरक्षण ईंधन इंजेक्शन नोजल, सुपरसोनिक संपीड़न दहन, सुपरसोनिक विकास। तो कार्यप्रणाली क्या है स्क्रैमजेट इंजन की, ये देखेंगे हम लोग। तो पारंपरिक रॉकेट सहायता प्राप्त प्रक्षेपण की आवश्यकता होती है। उसके बाद सुपरसोनिक गति से वायु का अंतर्ग्रहण, विमान वायु के कारण संपीड़न, संपीड़न वायु के साथ ईंधन जैसे हाइड्रोजन का दहन, थ्रस्ट जनरेशन। न्यूटन का तीसरा नियम लगता है थ्रस्ट जनरेशन के लिए। लाभ क्या है इसका, तो वायु श्वास क्षमता के कारण दक्ष अंतरिक्ष मिशन की लागत कम हो जाती है, पुनः प्रयोज्यता की संभावना रहती है। भारी पेलोड के प्रक्षेपण में भी ये सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल और टोही विकास का समर्थन करता है। इसरो की अवतार जैसी परियोजनाओं के साथ संरेखित है। चुनौतियां क्या हैं इसमें, तो प्रज्वलन में कठिनाई, तूफान में मोमबत्ती जलाए रखने जैसा।
तो ये प्रज्वलन में कठिनाई है। जैसे तूफान में मोमबत्ती जलाए रखना जितना कठिन है, उतना प्रज्वलन में इसमें भी कठिनाई है। अत्यधिक तापमान पर थर्मल प्रबंधन, सटीक लौह स्थिरीकरण की आवश्यकता है। प्रारंभिक त्वरण के लिए रॉकेट बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है। उच्च तापमान और दाब के कारण सामग्री और विनिर्माण संबंधी बाधाएं आती हैं। तो CE-20 इंजन का सफल समुद्री परीक्षण उन्नत अंतरिक्ष प्रणोदन प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। तो CE-20 इंजन का जो सफल समुद्री परीक्षण है वो उन्नत अंतरिक्ष प्रणोदन प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। अपने उच्च थ्रस्ट ईंधन क्षमता और पर्यावरण के अनुकूल दहन के साथ CE-20 इंजन भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान और गहन अंतरिक्ष अन्वेषण शामिल हैं। नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम और उन्नत विनिर्माण बुनियादी ढांचे जैसे निरंतर नवाचार भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे रखते हैं। अब पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLV-TD, ये क्या है ये हम लोग देखते हैं। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLV-TD भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने पुष्पक यान के लिए तीसरा और अंतिम पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान लैंडिंग प्रयोग RLV-LEX-03 जो है सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो इसरो ने पुष्पक यान के लिए तीसरा और अंतिम पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान लैंडिंग प्रयोग RLV-LEX-03 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके बारे में देखते हैं। तो ये पूर्णतः पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करना, अंतरिक्ष मिशनों में व्यय योग्य रॉकेटों को प्रतिस्थापित करके लागत प्रभावशीलता, स्थिरता और विश्वसनीयता प्राप्त करना, स्वायत्त नेविगेशन, सटीक लैंडिंग और हाइपरसोनिक उड़ान को मान्य करना और 2 चरणीय कक्षा यानी TSTO पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष विमान की दिशा में आगे बढ़ना। ये पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLV-TD के बारे में। तो इस RLV-TD के लाभ क्या हैं ये हम लोग देख लेते हैं। प्रक्षेपण लागत में कमी, प्रति किलोग्राम पेलोड की लागत में 80% तक की कमी लाने की क्षमता, जिससे अंतरिक्ष अधिक किफायती हो जाएगा। पुनः प्रयोग, पारंपरिक व्यय योग्य प्रक्षेपण यानों के विपरीत इन्हें कई बार प्रयोग किया जा सकता है। मिशन आवृत्ति में वृद्धि, पुनः प्रयोज्यता के कारण तेजी से कार्य निष्पादन तथा कम तैयारी समय। पर्यावरणीय लाभ, तो एक बार उपयोग वाले प्रक्षेपण वाहनों की तुलना में कक्षा में कम अपशिष्ट और मलबा उत्पन्न होता है। स्वदेशी क्षमता, उन्नत अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है। चुनौतियां और मुद्दे, उच्च विकास लागत, तो पुनः प्रयोज्य प्रणालियों के लिए प्रारंभिक अनुसंधान एवं विकास पूंजी जो है गहन है। तापीय संरक्षण, या सुनिश्चित करना कि पुनः प्रयोज्य सामग्रियां पुनः प्रवेश वाले अत्यधिक तापमान का लगातार सामना कर सकें। परिशुद्ध नेविगेशन, तो स्वायत्त लैंडिंग प्रणालियों को वास्तविक समय में गतिशील चर को संभालने की आवश्यकता होती है। संरचना विकास, बिना किसी समस्या के वास्तविक समय में गतिशील चर को संभालने की आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा, तो SpaceX जैसी कंपनियों के पास पहले से ही परिचालन योग्य पुनः प्रयोज्य रॉकेट जैसे Falcon 9 है, जो तकनीकी और वाणिज्यिक चुनौतियां पेश कर रहे हैं। तो ये चुनौतियां हो गई। भारत के लिए महत्व क्या है, तो सामरिक बढ़त, वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण में भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा, उच्च स्तरीय एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में स्वदेशी नवाचार और क्षमता का प्रदर्शन, भविष्य की परियोजनाओं के लिए आधार है। तो यह इसरो के भविष्य के पुनः प्रयोज्य कक्षीय श्रेणी प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष यान और यहाँ तक कि गगनयान के तहत मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए आधार तैयार करता है। वाणिज्यिक क्षमता, यह इसरो को तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजार में कम लागत वाली उच्च आवृत्ति प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में लाएगा। तो वाणिज्यिक क्षमता की बात करें तो यह इसरो को तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजार में कम लागत वाली उच्च आवृत्ति प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में लाएगा। RLV-TD भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक परिवर्तनकारी पहल है, जो इसरो की परिष्कृत, टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की क्षमता को दर्शाता है। प्रत्येक सफल परीक्षण के साथ भारत अंतरिक्ष तक सस्ती और पुनः प्रयोज्य पहुंच के अपने दृष्टिकोण के करीब पहुंचता है, जिससे दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण
वाणिज्यिक दोहन और एरोस्पेस में रणनीतिक स्वायत्तता की नींव रखी जाती है। क्रायोजेनिक इंजन तकनीकी निम्न ताप पर आधारित है। ऑक्सीकारक द्रव ऑक्सीजन जो है -183 डिग्री सेल्सियस पर और ईंधन द्रव हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर। इसरो द्वारा विकसित नौवहन तकनीकी नेविगेशन सिस्टम ये देखते हैं। इसरो द्वारा विकसित नौवहन नेविगेशन तकनीकी तो गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन का फुल फॉर्म है क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन। तो नागरिक उड्डयन की नेविगेशन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका विकास इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो गगन का विकास किसके द्वारा? इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। किसके लिए? नागरिक उड्डयन की नेविगेशन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। गगन हो गया। अब अगला है नाविक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नाविक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS या नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नाविक इसको बोलते हैं। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नाविक। यह भारत की अपनी क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। तो ये भारत की जो है अपनी क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। यह भारत के चारों ओर लगभग 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र का नेविगेशन सूचना देने में सक्षम है। तो ये भारत और भारत के चारों ओर 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र का नेविगेशन सूचना देने में सक्षम है। इस प्रणाली में कुल 7 उपग्रह शामिल हैं। कितने उपग्रह शामिल हैं इसमें? 7 उपग्रह, जिसमें से 4 उपग्रहों को भूतुल्यकालिक कक्षा में तथा 3 उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया है। तो इसमें टोटल कितने उपग्रह शामिल हैं? तो 7। यहाँ एक पॉइंट यहाँ भी हो गया। कितने उपग्रह जो है भूतुल्यकालिक कक्षा में हैं? तो 4। और कितने भूस्थैतिक कक्षा में हैं? तो 3। भूतुल्यकालिक कक्षा में 4 हैं, भूस्थैतिक कक्षा में 3 हैं, टोटल 7 हैं। इसके द्वारा 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कौन कौन? मानक स्थिति सेवा और प्रतिबंधित सेवा। तो मानक स्थिति सेवा स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस SPS, तो नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए। दूसरा है प्रतिबंधित सेवा रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, तो रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए। विभिन्न देशों के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम देख लेते हैं यहाँ पे। तो GPS जो है USA का है नेविगेशन प्रणाली और देश। GPS कहाँ का है? USA का है। ग्लोनास जो है रूस का है। गैलीलियो यूरोपीय संघ का है। विदेऊ जो है चीन का है। तो विदेऊ ध्यान रखिएगा, ये चीन का जो है नेविगेशन प्रणाली है। QZSS जो है जापान का है। QZSS जापान। नाविक जो है ये भारत का है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। GPS USA का, ग्लोनास रूस का, गैलीलियो यूरोपीय संघ का, विदेऊ चीन का, QZSS जापान का और नाविक जो है ये भारत का है। साउंडिंग रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट क्या है ये देखते हैं। तो ये 1 या 2 चरण वाले ठोस ईंधन युक्त रॉकेट होते हैं। इनका उपयोग वायुमंडलीय क्षेत्रों के अध्ययन और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। वर्ष 1963 में केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किया गया था। तो नाइक अपाचे जो कि अमेरिका द्वारा निर्मित था। तो वर्ष 1963 में केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे जो कि अमेरिका द्वारा निर्मित था, इसका प्रक्षेपण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, नाइक अपाचे अमेरिका द्वारा निर्मित भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट, इसका प्रक्षेपण 1963 में केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था। इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन ये देख लेते हैं। इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन, सबसे पहले गगनयान मिशन आएगा। तो गगनयान मिशन जो है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? वह है गगनयान मिशन, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। इस मिशन की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है, वो हम लोग देखते हैं। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में 6 दिनों के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस
भारत के समुद्री क्षेत्र हिंद महासागर में उतारना। इसका मुख्य उद्देश्य जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में 6 दिनों के लिए भेजना। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो गगनयान मिशन में कितने यात्री शामिल हैं? तो ये 3 यात्रियों का दल है। कितने किलोमीटर के ऑर्बिट में? तो 400 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में इसे भेजा जाएगा। कितने दिनों के लिए? 6 दिनों के लिए। तो ये हिंद महासागर में उतारना इन्हें। अब अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में 4 चयनित पायलटों के नामों की घोषणा की थी। तो 4 चयनित जो हैं पायलटों की घोषणा की गई थी। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये ध्यान रखिएगा, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। चारों नाम आपको याद रखने हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन सभी ने रूस और भारत में अपनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। लॉन्च व्हीकल और तकनीक। तो इस मिशन के लिए LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये ध्यान रखिएगा। तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा, जिसे मानव उपयोग के लिए ह्यूमन रेटेड बनाया गया है। तो इसे मानव उपयोग के लिए ह्यूमन रेटेड बनाया गया है LVM-3 को। इसमें एक ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा जिसके 2 हिस्से हैं, क्रू मॉड्यूल जहां यात्री रहेंगे और सर्विस मॉड्यूल। तो इसमें जो है एक ऑर्बिट मॉड्यूल होगा जिसके 2 हिस्से हैं। एक तो क्रू मॉड्यूल होगा जहां यात्री रहेंगे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल होगा। मिशन का बजट कितना है? तो सरकार ने इस मिशन के लिए बजट बढ़ाकर लगभग 20,193 करोड़ रुपए यानी $2.32 मिलियन कर दिया है। तो 20,193 करोड़ रुपए इसका बजट है, लगभग $2.32 बिलियन। 2024 इस साल के अंत तक पहला मानव रहित मिशन लॉन्च होने की उम्मीद है। 2026 व्योम मित्र एक महिला रोबोट के साथ मानव रहित परीक्षण उड़ानें आयोजित की जाएंगी। तो व्योम मित्र जो है ये एक महिला रोबोट के साथ मानव रहित परीक्षण उड़ान है 2026 में। ध्यान रखिएगा, व्योम मित्र क्या है? एक महिला रोबोट है। 2027 में पहली मानव युक्त उड़ान गगनयान H1 जो है 2027 की पहली तिमाही में होने की योजना है। तो गगनयान कब होगा? 2027 की पहली तिमाही में। भविष्य की योजनाएं। तो गगनयान की सफलता भारत के अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 और चंद्रमा पर मानव भेजने 2040 के लक्ष्यों की नींव रखेगी। तो भारत का जो लक्ष्य है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो 2035 तक, ये और चंद्रमा पर मानव भेजने का 2040 का लक्ष्य जो है, ये जो है भारत की भविष्य की योजनाएं हैं। 2035 तक भारत का खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य। गगनयान अंतरिक्ष यान के निहित घटक। तो कक्षीय मॉड्यूल। गगनयान अंतरिक्ष यान के निहित घटक कक्षीय मॉड्यूल, इसमें क्रू मॉड्यूल CM और सर्विस मॉड्यूल MS शामिल होंगे। OM उन्नत एवियोनिक्स प्रणाली से लैस होगा। LVM-3 तो इसरो के सबसे विश्वसनीय रॉकेट का संशोधित संस्करण, जिसे मानव निर्धारित प्रक्षेपण यान के रूप में पुनः शामिल किया गया है ताकि यह मनुष्यों को सुरक्षित रूप से इच्छित कक्षा में ले जाने में सक्षम हो। इसमें 3 चरण की प्ररोदन प्रणाली है, ठोस चरण, द्रव चरण और क्रायोजेनिक चरण। LVM-3 क्रू स्पेस सिस्टम। तो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम यानी CES के विभिन्न इन फ्लाइट एबॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन शामिल किए गए हैं। गगनयान मिशन का महत्व क्या है? तो वैश्विक नेता के रूप में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बना देगा। तो भारत जो है अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद। वैज्ञानिक अन्वेषण। तो यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें वर्ष 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजना शामिल है। आर्थिक अवसर और रोजगार।
आर्थिक अवसर और रोजगार सृजन। तो विज्ञान और अनुसंधान एवं विकास में रोजगार और मानव संसाधन विकास सृजित करता है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। आर्थिक कूटनीति, तो सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से अन्य अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करता है। नवाचार कूटनीति, तो यह मिशन छात्रों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करके देश में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उद्योग अकादमी भागीदारी, तो यह मिशन राष्ट्रीय विकास के लिए विकास गतिविधियों को पूरा करने में तथा अकादमिक उद्योग भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अब चुनौतियां देख लेते हैं। गगनयान मिशन के साथ चुनौतियां। तो परियोजना में देरी कोविड-19 महामारी और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण और भी बढ़ गई है। विफलता का जोखिम, मानव अंतरिक्ष उड़ान में निहित जोखिम शामिल है, जैसे कि रूसी सोयुज रॉकेट घटना जैसी ऐतिहासिक विफलताओं में देखा गया था। विकिरण का खतरा, तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में बढ़े हुए विकिरण स्तरों का सामना करना पड़ता है, जिससे कैंसर और तंत्रिका तंत्र को नुकसान जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण संबंधी चुनौतियां, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बीच संक्रमण जैसी चुनौतियां पेश करता है, जो हाथ, आँख और सिर आँख के समन्वय को प्रभावित कर सकती हैं। कठोर वातावरण, अंतरिक्ष में वायुमंडल विहीन कठोर वातावरण होता है। ऐसी परिस्थितियों में बिना दबाव के यह मानव शरीर के लिए चुनौतियां पैदा करता है। अब एक विश्वसनीय और सुरक्षित अंतरिक्ष यान विकसित करना। मानव परिवहन के लिए एक विश्वसनीय और सुरक्षित यान विकसित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, खासकर इसरो के पहले मानव रेटेड अंतरिक्ष यान के लिए। इस चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इसरो को गगनयान मिशन के सफलतापूर्वक पूरे करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मिशन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नई पीढ़ी को प्रेरित करने की क्षमता रखता है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण को भविष्य के लिए विशिष्ट बनाता है। अब गगनयान के बाद देखते हैं हम लोग मंगलयान, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, यह मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन था। तो मंगल ग्रह के लिए भारत का यह पहला मिशन था। इसे 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-24 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-24 प्रक्षेपण यान द्वारा। इसके प्रक्षेपण के साथ ही इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मिशन भेजने वाला विश्व का पहला देश भी बन गया था। मंगलयान के पेलोड, वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मंगलयान में 5 पेलोड लगे हैं। मंगल ग्रह के वायुमंडल व सतह के अध्ययन के लिए इस पर 3 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तथा 1 फोटोमीटर पेलोड जो है लगाए गए हैं। तो टोटल 5 पेलोड इसमें लगे हैं। मंगल ग्रह के वायुमंडल व सतह के अध्ययन के लिए इस पर 3 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तथा 1 फोटोमीटर पेलोड लगाए गए हैं। किसी विशेष पेलोड की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए इसमें एक अतिरिक्त बैकअप पेलोड की भी नियोजित किया गया है। तो टोटल 5 हैं, जिसमें से 3 जो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तथा 1 फोटोमीटर पेलोड लगाए गए हैं, और किसी अनुपलब्धता उत्पन्न स्थिति में के लिए एक अतिरिक्त बैकअप पेलोड भी लगाया गया है। मार्स कलर कैमरा, मार्स कलर कैमरा अत्यंत उन्नतशील तकनीक से बनाया गया है। यह त्रिवर्णी कैमरा मंगल के सतही लक्षणों व संरचनाओं के बारे में सूचनाएं व चित्र उपलब्ध कराएगा, जो मंगल ग्रह की परिवर्तनशील घटनाओं व मौसम की मॉनिटरिंग में उपयोगी है। तो मार्स कलर कैमरा जो है ये काफ़ी उन्नतशील तकनीक से बनाया गया है। यह त्रिवर्णी कैमरा मंगल के सतही लक्षणों व संरचनाओं के बारे में सूचनाएं व चित्र उपलब्ध कराएगा, जो मंगल ग्रह की परिवर्तनशील घटनाओं व मौसम की मॉनिटरिंग के लिए उपयोगी है। मीथेन सेंसर फॉर मार्स MSM को मंगल ग्रह के वायुमंडल में ppb पार्ट्स पर बिलियन परिशुद्धता के साथ मीथेन की उपस्थिति को मापने तथा उसके स्रोतों के मानचित्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर TIS टिस। यह उपकरण मंगल की सतह के तापमान एवं उसमें पाए जाने वाले खनिजों के बारे में जानकारी देगा। लाइमन अल्फा फोटोमीटर, लाइमन अल्फा फोटोमीटर लैप, यह अवशोषण सेल फोटोमीटर है। यह मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में लेमाइन अल्फा उत्सर्जन की सहायता से ड्यूटेरियम व हाइड्रोजन की सापेक्षिक मात्रा का मापन करेगा। तो लेमन अल्फा फोटोमीटर जो अवशोषण सेल फोटोमीटर है, यह मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में लेमाइन अल्फा उत्सर्जन की सहायता से ड्यूटेरियम व हाइड्रोजन की सापेक्षिक मात्रा का मापन करेगा। मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर यानी मेन का इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आप। तो यह एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो न्यूट्रल कंपोजिशन का 1 से 300 AMU के दायरे में यूनिट मास रेजोल्यूशन के साथ विश्लेषण करने में सक्षम है। तो मेन का क्या है, एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो न्यूट्रल कंपोजिशन का 1 से 300 AMU के दायरे में यूनिट मास रेजोल्यूशन के साथ विश्लेषण करने में सक्षम है। अब मंगलयान मिशन की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें इसरो का यह सफल अंतर्ग्रही अभियान 5 नवंबर 2013 को आरंभ किया गया था। मंगलयान, इसने भारत को सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल पर सफल अभियान भेजने वाला चौथा राष्ट्र बनाया है। इसके अलावा देखते हैं तो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान के प्रवेश करने के साथ ही भारत विश्व का पहला ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसने अपनी प्रथम प्रयास में ही मंगल मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। तो 24 सितंबर 2014 में ये सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंच गया और पहली बार में ये सफल होने वाला भारत पहला देश बन गया है। अब चंद्रयान 3 के बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 जो है भारत का चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा सफल प्रयास तथा कुल मिलाकर तीसरा चंद्र मिशन है। तो चंद्रयान 3 जो है ये भारत का चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा सफल प्रयास और कुल मिलाकर तीसरा चंद्र मिशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया है, ध्यान रखिएगा। तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक उतारने वाला जो है ये पहला देश बन गया है। इसके पहले कोई जो है दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा था। यह क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक विशेष स्थान रखता है। इस क्षेत्र में आइस क्यूब यानी जल युक्त बर्फ होने की भी संभावना है। अब चंद्रयान 3 के घटक देखते हैं। तो पहला प्रणोदन मॉड्यूल, तो स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप पेलोड से सुसज्जित है जो पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट की पहचान करने में मदद करने के लिए चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्रिक कार्यों का अध्ययन करता है। तो प्रणोदन मॉड्यूल की बात करें तो स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, शॉर्ट फॉर्म में शेप बोलेंगे, पेलोड से सुसज्जित है जो पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट की पहचान करने में मदद करने के लिए चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्रिक कार्यों का अध्ययन करता है। लैंडर मॉड्यूल विक्रम, तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बने इस लैंडर का चांद पर सुरक्षित और आसान लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह निम्न पेलोड को अपने साथ ले जाएगा। तो विक्रम लैंडर है, चेस्ट CHASTE, चंद्रमा का सतही ताप भौतिकी प्रयोग, तापीय चालकता और तापमान को मापता है। इल्सा ILSA, तो चंद्र भूकंपीय गतिविधि हेतु उपकरण, लैंडिंग स्थल के आसपास के क्षेत्र में चंद्र भूकंप को पता लगाता है। लैंगमुइर प्रोब LP, तो प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का आकलन करता है। तो लैंगमुइर प्रोब यानी LP जो है प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का आकलन करता है। लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे
नासा लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। तो चंद्र लेज़र रेंजिंग अध्ययनों को समर्थन देने के लिए यह एक निष्क्रिय पेलोड। रोवर मॉड्यूल प्रज्ञान। रोवर मॉड्यूल क्या है? प्रज्ञान। तो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों को का इन सीटू विश्लेषण करने के लिए इसमें शामिल है। तो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों को का इन सीटू विश्लेषण करने के लिए रोवर मॉड्यूल प्रज्ञान है। इसमें क्या क्या शामिल है? APXS अल्फ़ा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर शॉर्ट फॉर्म में APXS लैंडिंग स्थल के पास तत्व संरचना की पहचान करता है। LIBS लेज़र प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, तो सतह और उप सतह तत्व संरचना का विश्लेषण करता है। चंद्रयान 3 मिशन का महत्व क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। तो सॉफ्ट लैंडिंग, स्वायत्त नेविगेशन, खतरे का पता लगाने और संचालित नौवहन जैसी जटिल प्रौद्योगिकियों में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अंतरिक्ष नेतृत्व, तो GSLV Mk3 प्रक्षेपणयान और क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी जैसे स्वदेशी नवाचारों को उजागर करते हुए वैश्विक अंतरिक्ष राष्ट्रों के बीच भारत की स्थिति को मजबूत किया है। वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, तो CHASTE ने पुष्टि की कि दक्षिणी ध्रुव पर सतह का तापमान कुछ सेंटीमीटर गहराई पर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है, जो पिछले अनुमानों के विपरीत है। पर चेस्ट ने पुष्टि की है कि दक्षिणी ध्रुव पर सतह का तापमान कुछ सेंटीमीटर गहराई पर जाने पर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है, जो कि पिछले अनुमानों से विपरीत है। इसरो के विश्लेषण ने लिप्स का उपयोग करके सल्फर और ऑक्सीजन की उपस्थिति की पुष्टि की, जिससे चंद्र रसायन विज्ञान के संबंध में हमारी जानकारी बेहतर हुई। अनुप्रयोग, तो यह मिसाइल पुनः प्रवेश तकनीक और पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणालियों के प्रगति में परिवर्तित हो सकता है। वैश्विक सहयोग, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण पारिस्थितिकी तंत्र और विकसित हो रही है। नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भागीदार के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ा है। चंद्रयान 4 आगामी चंद्र नमूना वापसी मिशन। अब चंद्रयान 4 की बात करें, जो कि आगामी चंद्र नमूना वापसी मिशन है। उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा पर उतरना, सतह और संभवतः उप सतह सामग्री एकत्र करना और इसे पृथ्वी पर वापस लाना। इसरो को ऐसे मिशनों में सक्षम एजेंसियों के चुनिंदा समूह में शामिल करना। रोवर, तो चंद्रयान 3 के 26 किलोग्राम प्रज्ञान की तुलना में बहुत बड़ा 350 किलोग्राम रोवर का प्रयोग करेगा। तो चंद्रयान 4 में जो है चंद्रयान 3 के 26 किलोग्राम प्रज्ञान की तुलना में चंद्रयान 4 में 350 किलोग्राम रोवर का प्रयोग किया जाएगा। लैंडिंग क्षेत्र, तो चंद्रमा के रिम क्षेत्र को लक्षित करना एक अज्ञात और वैज्ञानिक रूप से मूल्यवान स्थल जो संभवतः वाष्पशील और भूवैज्ञानिक विविधता से संबद्ध है। मिशन डिजाइन, तो पृथ्वी वापसी के लिए चंद्र कक्षा में जटिल डॉकिंग ऑपरेशन शामिल होने की उम्मीद है, जो चीन के चांगई के समान उन्नत क्षमताओं को दर्शाता है। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 जो है मिशन, ये 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपणयान LBM 3M4 से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 3 मिशन जो है ये 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपणयान, ध्यान रखिएगा, LBM 3M4 से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 मिशन के प्रमुख घटक ये देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 में 3 प्रमुख घटक शामिल हैं। एक प्रणोदन यानी प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर। तो चंद्रयान 3 के 3 मुख्य घटक हैं, एक प्रणोदन यानी प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर। तो प्रणोदन यानी प्रोपल्सन मॉड्यूल ये देखते हैं। तो इसने लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर यानी 62 मील चंद्र कक्षा तक पहुंचाया। तो प्रणोदन मॉड्यूल जो है इसने लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक पहुंचाया। यह एक बॉक्स जैसी संरचना थी, जिसके एक तरफ एक बड़ा सौर पैनल लगा था और शीर्ष पर लैंडर यानी इंटर मॉड्यूलर एडाप्टर कोन के लिए एक बेलनाकार ढांचे जैसी संरचना थी। प्रोपल्सन मॉड्यूल का मुख्य कार्य लैंडर मॉड्यूल LM को लॉन्च वाहन कक्षा में प्रवेश से लेकर लैंडर से अलग होने तक ले जाना है। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल का मुख्य कार्य जो था लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च वाहन कक्षा में प्रवेश से लेकर लैंडर
के अलग होने तक ले जाना है। इसमें चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री, हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ HHAPE विस्फोटक शक्ति उपकरण है, जो स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री एक तरह की शक्तिशाली तकनीक भी है। यहाँ पे इसका चित्र बनाया गया है। चंद्रयान 3 रॉकेट के एकीकृत मॉड्यूल के समग्र संरचना। ये हो गया लैंडर मॉड्यूल LM प्लस रोवर। यहाँ पे ये इंटर मॉड्यूलर एडाप्टर IMA कौन हो गया। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल PM हो गया। प्रणोदन प्रोपल्सन मॉड्यूल के विभिन्न दृश्य दिए गए हैं। आइसोमेट्रिक व्यू, पिच व्यू। तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण पथ यहाँ पे दिखाया गया है। लॉन्चिंग कक्ष, चंद्र स्थानांतरण प्रक्षेपवक्र, चाँद की सतह जो है, चाँद की कक्षा में प्रवेश, 100 किलोमीटर अंडाकार चंद्र कक्षा। पहला हो गया प्रणोदन मॉड्यूल। अब दूसरा देखते हैं लैंडर, जो कि विक्रम, लैंडर विक्रम देखते हैं। तो लैंडर विक्रम का नाम इसरो के पहले अध्यक्ष और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर जिम्मेदार था। इसका आकार भी बॉक्स जैसा है, जिसमें लैंडिंग के लिए 4 पैर और 4 लैंडिंग थ्रस्टर्स हैं, जिनमें से प्रत्येक 800 न्यूटन का बल पैदा करने में सक्षम है। इसमें रोवर था, जिसमें साइट स्थल विश्लेषण करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण थे। लैंडर में 4 वेरिएबल थ्रस्ट इंजन है, जो लैंडिंग के दौरान उतरने की गति को धीमा करने की क्षमता रखते थे। रोवर और पेलोड के साथ विक्रम लैंडर। लैंडर का मिशन जीवन काल जो है 1 चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है, और रोवर सहित चंद्र द्रव्यमान 1749.86 किलोग्राम है। लैंडिंग स्थल 69.373 डिग्री दक्षिण और 32.319 डिग्री पूर्व है। एक बार फिर से पॉइंट देखते हैं। तो लैंडर का मिशन जीवन काल जो है 1 चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन, 1 चंद्र मास होगा, ये 1 चंद्र मास पृथ्वी के 14 दिन है, और रोवर सहित द्रव्यमान 1749.86 किलोग्राम है। लैंडिंग स्थल 69.373 डिग्री दक्षिणी और 32.319 डिग्री पूर्व है। लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। तो लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश एवं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति, चंद्रयान 2 के लैंडिंग साइट का नाम तिरंगा एवं चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग तिथि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। ध्यान रखिएगा। तो 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम जो है शिव शक्ति रखा गया, चंद्रयान 2 के लैंडिंग साइट का नाम तिरंगा, जबकि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग तिथि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब तीसरा देखते हैं रोवर प्रज्ञान के बारे में। रोवर प्रज्ञान। तो रोवर प्रज्ञान का नाम संस्कृत शब्द प्रज्ञान, जिसका अर्थ ज्ञान पर रखा गया है। कुछ चंद्र अभियानों में ऐसे रोवर शामिल रहे हैं जो चंद्र सतह पर घूम सकते हैं। ये रोवर सतह की विशेषताओं का करीब से अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होता है। वे प्रायः सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं और सुदूर पृथ्वी से नियंत्रित होते हैं। प्रज्ञान रोवर एक 6 पहियों वाला वाहन है, जिसका वजन 26 किलोग्राम लगभग 27 पाउंड है। इसका आकार 36.1 इंच गुणे 29.5 इंच गुणे 15.6 इंच है। उम्मीद है कि रोवर चंद्रमा की सतह की संरचना, चंद्रमा की मिट्टी में जल बर्फ की उपस्थिति, चंद्र प्रभाव का इतिहास और चंद्रमा के वायुमंडल के विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाएगा। तो सौर पैनल द्वारा संचालित रोवर है ये। चंद्रयान 1 देख लेते हैं एक बार। तो यह चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण यान PSLV C11 से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर मिशन भेजने वाला 5वां राष्ट्र बन गया था। तो चंद्रयान 1 जो है ये भारत का पहला मिशन था।
इसे 22 अक्टूबर 2008 को डेट ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण यान PSLV C11 से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर मिशन भेजने वाला 5वां राष्ट्र बन गया था। इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की। यह अंतरिक्ष यान भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरणों को अपने साथ ले गया था। तो ये 11 वैज्ञानिक उपकरणों को भी अपने साथ ले गया था। 3400 से अधिक परिक्रमाएं लगातार इसने की चंद्रमा के चारों ओर। इसने चंद्रमा पर बर्फ़ की मौजूदगी की पुष्टि की थी। चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं। तो यह मिशन 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mk3M1 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 2008 में पहला चंद्रयान पहला आता है। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mk3M1 द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान शामिल था। यह यान चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की एक कक्षा में स्थापित किया गया, परंतु लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने में असफल रहा। तो ऑर्बिटर को तो सफलतापूर्वक चंद्रमा की एक कक्षा में स्थापित किया गया, लेकिन लैंडर विक्रम जो था ये चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने में असफल रहा था। उसके बाद चंद्रयान 3 जो है पूरी तरह से सफल रहा था। अब इसरो के सभी मून मिशनों के विवरण देख लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मिशन का नाम चंद्रयान 1। लॉन्च तिथि जो है 22 अक्टूबर 2008। प्रक्षेपण यान क्या था? तो PSLV C11 था। पेलोड तो मून इम्पैक्ट प्रोब, स्पेक्ट्रोमीटर, मिनी हाई रेजोल्यूशन कैमरा आदि कुल 11 वैज्ञानिक उपकरण जो है ये ले गया था। चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 लॉन्च तिथि है। प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 LVM-3M1 भी इसको बोला जाता है। तो GSLV Mk3 या फिर LVM-3M1। तो पेलोड या घटक, ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 3 की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया LVM-3M4 के द्वारा। गगनयान रॉकेट इसको बोलते हैं, LVM-3M4। प्रोपल्जन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर आदि कुल 7 उपकरण शामिल थे। चंद्रयान 4 जो है 2027-28 में लॉन्च किया जाएगा। प्रक्षेपण यान अभी जो है क्लियर नहीं है, पेलोड घटक इसमें भी क्लियर नहीं है। चंद्रयान 4 2027-28 LVM-3 के द्वारा। इसमें प्रोपल्जन मॉड्यूल, लैंडर, असेडर मॉड्यूल, ट्रांसफ़र मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल शामिल होंगे। ल्यूपेक्स जो कि चंद्रयान 5 होगा, इसको लूपेक्स नाम दिया गया है। चंद्रयान 5 को 2028-29 में लॉन्च किया जाएगा। H3 रॉकेट जाक्सा के द्वारा। लूनर लैंडर जो होगा इसरो का होगा, लूनर रोवर जाक्सा का होगा और LEDS LPPA होगा। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख चंद्र मिशन। विश्व के प्रमुख चंद्र मिशन देखते हैं। तो रूस मिशन लूना 1 तो वर्ष 1959 में। तो चंद्रमा और अंतरिक्ष का पहला अध्ययन था ये। इसका उद्देश्य 1959 में लूना 1 रूस के द्वारा। तो लूना 2 जो है रूस के द्वारा 1959 में ही विश्व का प्रथम मानवकृत उपकरण जो चंद्रमा के पास पहुंचा। तो लूना 2 1959 में विश्व का प्रथम मानवकृत उपकरण जो चंद्रमा के पास पहुंचा। रूस का लूना 9 जो है ये 1966 में। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना, सतह के चित्र भेजना और मिट्टी की बनावट का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य था 1966 में लूना 9। अब अमेरिका का नासा जो है अपोलो 8 भेजता है 1968 में। मुख्य उद्देश्य मानव को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरना और वापस पृथ्वी पर लाना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था। अमेरिका का नासा जो था अपोलो 11 इसका मिशन, और 1969 में ये भेजा जाता है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन ने पहली बार इंसानों को चंद्रमा पर उतारा। तो ये लेखपाल परीक्षा में आया था। इसमें नन ऑफ द एबव शायद सही हुआ होगा, क्योंकि अपोलो 11 उसमें नहीं दिया गया था, अपोलो 12 दिया गया था। तो नासा ने अपोलो 11 मिशन भेजा था 1969 में, जो कि 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन ने पहली बार इंसानों को चंद्रमा पर उतारा था। रूस सोवियत संघ का लूना 16 जो है 1970 में पहला रोबोटिक नमूना वापसी मिशन है। तो पहला रोबोटिक नमूना वापसी मिशन
1970 में लूना 16 है। रूस का लूना 24 जो है 1976 में सोवियत लूना मिशन का आखिरी मिशन था। सोवियत लूना मिशन का आखिरी मिशन 1976 में लूना 24 था। जापान का हितेन आ जाता है। जापान का क्या? हितेन मिशन 1990 में जापान का पहला चंद्र मिशन था। हितेन 1990 में। यूरोप का स्मार्ट वन 2003 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मिशन था। तो यूरोपीय एजेंसी द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मिशन स्मार्ट वन था, जो कि 2003 में भेजा गया। चीन CNSA का चांग E1 2007 में भेजा गया चीन का पहला चंद्र मिशन। तो चांग E1 जो है चीन यानी CNSA का चांद पर भेजा गया पहला चंद्र मिशन था। इसरो का भारत यानी इसरो का चंद्रयान 1 जो है 2008 में पहली बार पुख्ता सबूत दिए कि चंद्रमा पर पानी और हाइड्रोक्सिल के अणु मौजूद हैं। अब चीन का CNSA का चांग E3 जो है 2013 में भेजा गया। सोवियत संघ और अमेरिका के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना था चीन 2013 में। चीन ने चांग E4 भेजा 2019 में। चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बना था 2019 में चांग E4। दक्षिण कोरिया का दानुरी KP-LO था, जो कि 2022 में दक्षिण कोरिया का ये पहला चंद्र मिशन था। तो दानुरी KP-LO कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का 2022 में। भारत इसरो का चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 मिशन दुनिया का पहला ऐसा मिशन जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। अब जापान जाक्सा की बात करें तो स्लिम मून स्नाइपर 2024 में लॉन्च किया गया। इसकी सफल लैंडिंग ने जापान को चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बना दिया। तो ये सफल लैंड हुआ और ये जापान जो है 5वां देश बन गया। चीन चांग E6 लॉन्च करता है 2024 में, पहला ऐसा मिशन जिसने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से मिट्टी और चट्टानों के नमूने सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाए। तो चीन के CNSA द्वारा चांग E6 लॉन्च किया गया 2024 में। तो यह पहला मिशन था जिसने पृथ्वी के सुदूर हिस्से से मिट्टी और चट्टानों के नमूने सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाए। USA के नासा द्वारा आर्टेमिस 2 जो है लॉन्च किया गया 2026 में, मानव को चंद्रमा पर वापस ले जाने की दिशा में पहला मानवयुक्त मिशन। मानव को चंद्रमा पर वापस ले जाने की दिशा में पहला मानवयुक्त मिशन। चीन चांग E7 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज पर केंद्रित होगा। विभिन्न राष्ट्रों के अंतरिक्ष कार्यक्रम देख लेते हैं यहाँ पे। तो लूना 1 USSR 2 जनवरी 1959 को प्रक्षेपण तिथि है। अभियान चंद्रमा पर पहुंचने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया था। लूना 1। पायोनियर 4 तो ये USA का था। 3 मार्च 1959 में चंद्रमा पर पहुंचने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया था। लूना 2 ये भी रसिया का 12 सितंबर 1959 को चंद्रमा पर पहुंचने में सफल रहने वाला प्रथम यान था ये लूना 2 12 सितंबर 1959 में। रेंजर 1 USA का था। 23 अगस्त 1961 उच्च पृथ्वी कक्षा परीक्षण यान था ये। स्पुतनिक 25 ये भी रसिया 4 जनवरी 1963 को उच्च पृथ्वी कक्षा परीक्षण यान था ये भी। कॉस्मोस 60 की बात करें तो ये 12 मार्च 1965 को उच्च पृथ्वी कक्षा परीक्षण यान था, ये भी रसिया का था। जोंड 3 ये भी रसिया का, यानी पूर्व सोवियत संघ, यहाँ रसिया उस समय नहीं था, पूर्व सोवियत संघ था। तो जोंड 3 18 जुलाई 1965 चंद्रमा के कक्षा में सफलतापूर्वक चक्कर लगाने वाला प्रथम यान था। तो जोंड 3 जो था ये 18 जुलाई 1965 को लॉन्च किया गया था। ये चंद्रमा के कक्षा में सफलतापूर्वक चक्कर लगाने वाला प्रथम यान था। सर्वेयर 1 USA का 30 मई 1966 को। हाईटेन जापान का 24 जनवरी 1990 को। स्मार्ट 1 USA का 27 सितंबर 2003 को, यानी यूरोपीय संघ का ये स्मार्ट 1 यूरोपीय संघ का था 27 सितंबर 2003 को। कागुया जो है जापान का था 14 सितंबर 2007 को। वास्तविक नाम सेलेने था इसका। चांग E1 चाइना का था 24 अक्टूबर 2007 को। चीन का पहला चंद्र मिशन भी था ये। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बाकी इसमें अभी आधा बचा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।